जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को पता भी होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए जो कि महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी, कहां का? तो बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, नाम याद रखिएगा, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में इसको खरीदा था और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से वह कुरान ख्वां के नाम से, ठीक है ना, जिस कारण से यह कुरान ख्वां के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने इसे अमीर ए आखुर के पद पर पदोन्नत कर दिया। किस पद पर? तो अमीर ए आखुर, यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। अमीर ए आखुर के पद पर इसको जो है पदोन्नत कर दिया और यहीं से जो है इसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों के द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंच करके शासन सत्ता अपने हाथ में लिया और उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद 1206 में करवाया था। ठीक है ना। चलिए तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने ढेर सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां पर थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां पर थी? तो फ्रेंड्स देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है ना, लाहौर थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मस्जिद था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कुरान खां के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, और इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 कराया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में 600 से अधिक प्रश्न है। पार्ट 1 में हमने 300 से अधिक प्रश्न को किया है और नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरे 600 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और साइंस वाले सेक्शन में बायोलॉजी और मैंने आपको फिजिक्स करवाया हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास भी मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो अभी मैंने बताया था कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? बताइए भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो है प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। चलिए तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक है ये, इसके बारे में हमने पहले ही प्रश्न में पूरे डिटेल में आपको बताया भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बताइए। देखिए मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय किया और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किसने किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। और उसने राजधानी उदंतपुरी पर भी कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहां के शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर ली और बुरी तरह से वहां पर लूटपाट मचाया था। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने भाग करके दक्षिण बंगाल में शरण ले लिया और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। ठीक है ना। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि तबकात ए नासिरी किसकी रचना है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। पूरे डिटेल में आपको बताते चलूंगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो मिल गया ना प्रश्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ध्यानपूर्वक डिस्कशन को सुनते चलिएगा। तबकात ए नासिरी से, और यह तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। ठीक है ना, मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, तबकात ए नासिरी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, ये भी प्रश्न आ गया, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है ना। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया था और जो राजधानी थी उदंतपुरी वहां पर कब्जा कर लिया था। बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका है इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, इब्न बख्तियार खिलजी। क्लियर। चलिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बताइए कौन है वो? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स देखिए ये इल्तुतमिश है। ठीक है ना, इल्तुतमिश है, ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से जो है इसने खिलत प्रदान किया था। खिलत यहाँ मैं लिख देता हूँ, खिलत प्रदान किया था, मतलब प्राप्त किया था। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया था और अब सल्तनत वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा का अधीन दारुल इस्लाम का एक बड़ा भाग बन गया। तो ये इल्तुतमिश यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? देखिए बिहार से भी संबंधित प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये मलिक जानी था। ठीक है ना, किसको? मलिक जानी को, ध्यान रखिएगा, मलिक जानी ने। इल्तुतमिश ने जो एवज था, एवज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? बलवन के बारे में यह शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। बलवन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने यह कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है ना। और देखिए बलवन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था और बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आगे भी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के एकीकरण के बाद, देखिए भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो फ्रेंड्स ये अकबर के बारे में इन्होंने लिखा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है? आप देख सकते हैं ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का प्रश्न है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं?
बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये शब्द है एल श्रीवास्तव के, ठीक है ना, एल श्रीवास्तव के, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के, देखिए शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है ना, इसको राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो यह शासक कौन था? तो फ्रेंड्स यह शासक था बलबन, ठीक है ना, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई, ठीक है ना, नियामत खुदाई, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिसे जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये बलबन हो जाएगा। चलिए किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो मैंने अभी बताया था कि रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलबन ने, ठीक है ना, बलबन राइट आंसर हो जाएगा। नियामत खुदाई की उपाधि इसने धारण किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, नियामत खुदाई, नियामत ए खुदाई, ठीक है ना, तो ये बलबन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स ये बलबन के काल में विद्रोह किया था, और यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति, ठीक है ना, अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। बाद में यानी कि कालांतर में बलबन के बंगाल जो अभियान था उसे डर करके तुगरिल खान भाग गया था। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन है, ध्यान रखिएगा, और यह किस सुल्तान के लिए बर्नी ने कहा है? तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब उसने किंगशिप यानी कि राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसका है? तो यह बर्नी का है। और यह कथन किस सुल्तान के लिए बर्नी ने कहा है? तो फ्रेंड्स यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है ना। और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए लेकिन इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध इसमें से किसने किया था? देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए अगर विकल्प की बात करते हैं तो किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था इसमें से, ठीक है ना, जो ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, किसी ने भी नहीं किया था। परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, और जिस पर आक्रमण करके इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी ऐसा था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि लिया था, इस तरह से उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका मुबारक खिलजी, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए था मुबारक खिलजी, ठीक है ना। और इल्तुत अभी मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि जिस पर आक्रमण करके, ठीक है ना, बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, जिस पर आक्रमण करके इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो इस ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो इल्तुतमिश यहाँ पर आंसर होगा, और इससे भी अगर ऑप्शन में नाम रहे मुबारक खिलजी तो मुबारक खिलजी बेटर आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जफर खां था। जफर खां मंगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है ना, जो अपने समय का सबसे श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर जफर खां राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, और साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। तो यहाँ पर शेर खान राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और सर्टिफिकेट बीपीएससी का ये प्रश्न है। चलिए देखिए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? यानी कि रानी पद्मिनी का पति का नाम। तो फ्रेंड्स ये राणा रतन सिंह थे, ठीक है ना। और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। पद्मावत किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ राणा रतन सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, ठीक है ना, रामचंद्र देव थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र देव, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करते हैं तो 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर के उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। फिर बाद में क्या हुआ? 1305 ईस्वी या 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था रामचंद्र देव ने, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि ये नाराज हो गया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, ठीक है ना, जिसके कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और रामचंद्र देव जो थे युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। देखिए किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? बताइए किस सुल्तान के काल में? तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, खालिसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क देखिए इस तरह से मिल्क का मतलब है राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन, ये सब तथा बफ या धर्म के लिए प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी, उसको सब ले लिया। फलतः खालिसा भूमि अधिक किसी के समय में विकसित हुई। चलिए अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा सीरी का किला, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, और सीरी का किला इसी ने बनवाया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है यह किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण हुआ था, और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब, या मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, हक ए सर्ब नामक सिंचाई टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे वे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को उनको देना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा जो था ना ये क्या था? तो फ्रेंड्स एक खैराती अस्पताल था, ठीक है ना, खैराती अस्पताल था, और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खैराती अस्पताल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बताइए। तो फ्रेंड्स ये फिरोज तुगलक था, ठीक है ना, फिरोज तुगलक था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिरोज तुगलक था। चलिए फिरोज तुगलक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके समय थे? तो फिरोज तुगलक को दासों का बड़ा ही शौक था, और उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी, और इसकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग था जिसको कि दीवान ए बंदगान कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान, ठीक है ना।
तो दीवाने बंदगान था और ध्यान रखिएगा पूछा जाता है दीवाने बंदगान का गठन किसने किया था, तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने उन दासों की शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा था, मतलब ये जो दीवाने बंदगान था वहाँ पर दासों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता था, ठीक है। फिरोज तुगलक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो फ्रेंड्स ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बागवान लगाए थे और अलाउद्दीन के 3 पुराने बागों को फिर से इसने लगवाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो ये जो अब्दुल रज्जाक था ना, ये किसके समय में आया था, देवराय द्वितीय के समय में, ठीक है ना। याद रखिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या इसको मजम उल बहरीन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मजम उल बहरीन, ठीक है ना, मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का इसने वर्णन किया है। चलिए देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो फ्रेंड्स ये सैयद वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, सैयद वंश का, याद रखिएगा सैयद वंश। खिज्र खान ने इसको पराजित किया था, दौलत खान को, ठीक है। और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी, तो यहाँ पर सैयद वंश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हुआ था क्या कि तैमूर ने 1398 में जो है तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था और 1412 में नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि तुगलक वंश का अंत हो गया और फिर 1413 में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुन लिया। फिर क्या हुआ कि दौलत खान के सूबेदार खिज्र खान था, खिज्र खान ने उसको पराजित कर दिया था, ठीक है ना। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के, तो ये आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। राजधानी इन्होंने हम्पी को बनाया था, ठीक है ना, हम्पी को बनाया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो फ्रेंड्स ये हरिहर द्वितीय था, ठीक है ना। 1377 में बुक्का की मृत्यु, जो बुक्का था, ठीक है ना, बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी ने जो है बहमनियों से गोवा छीना था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिहर द्वितीय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, गोलकुंडा का युद्ध, तो गोलकुंडा के युद्ध जो है गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, तो फ्रेंड्स ये आपका भू राजस्व था, ठीक है ना, भू राजस्व था, भू राजस्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो अभी मैंने बताया था राजधानी इसकी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। चलिए और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है, ये भी आप जानते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, दीवाने अर्ज जो था क्या विभाग संबंधित था, अच्छा बलबन ने इसकी स्थापना किया था इस विभाग की, और ये एक सैन्य विभाग था, ठीक है ना, तो सैन्य विभाग था यानी कि रक्षा विभाग से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, शिवाजी की राजधानी, तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ थी, रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, 1674 याद रखिएगा, इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया था और फिर रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहमनी राज्य का संस्थापक, तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो था फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये था आपका हसन गंगू, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण किया था, अलाउद्दीन हसन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्लियर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, सरंजामी प्रथा, तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यह मराठा भू राजस्व प्रथा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, भूमि उत्पाद पर, भूमि उत्पाद पर, ठीक है। तो देखिए खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे, खराज उस्र और मुक्तई यानी कि 1 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 और 4, ठीक है ना, ये भूमि पर लगने वाले कर थे। जबकि यहाँ पर आप खम्स देख रहे हैं, खम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह एक तरह का लूट का धन था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए और उसने उपज का 50% यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा राजस्व यानी कि 50% जो है भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है ना, ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 250 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम शाह जो था, इस्लाम शाह देखिए ये शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया था और उसकी मृत्यु 1553 हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50 200 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था और संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी, तभी तो उसका जो बेटा था इस्लाम शाह इसने भी यह प्रथा चलाई थी और इसीलिए शायद जो बीपीएससी ने है इसका आंसर ई माना है 1 से अधिक, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित जो था ना इसका संबंध क्या था, तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था, राज्य कानून से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी जीतल किन धातु के थे, बताइए। राइट आंसर क्या, देखिए सल्तनत काल का जो टंका था ये चांदी एवं जीतल तांबे का बना था, ठीक है ना। वे दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे और ससगनी भी चांदी का सिक्का था। तो देखिए टंका हो गया आपका चांदी, ठीक है ना, टंका हो गया आपका चांदी और जीतल हो गया तांबा, ठीक है ना, जीतल हो गया तांबा। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। जीतल भी चांदी था, जीतल क्या था, तो जीतल तांबे का था, ठीक है ना, जीतल तांबे का था यहाँ पर और ससगनी चांदी का था, तो चांदी चांदी तांबा, ठीक है। चलिए भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, भारत में कागज का प्रारंभ देखिए विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है ना, और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 12वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तबकात नासिरी का लेखक कौन है, तबकात नासिरी, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मिनहाजुद्दीन सिराज था, तो मिनहाजुद्दीन सिराज राइट आंसर हो जाएगा, या मिनहाज उस सिराज दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कब पराजित हुआ था, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्य वंश जो थे उनके राजाओं के द्वारा कब पराजित हुआ था, तो 1178, ठीक है ना, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था इसने और इस समय गुजरात का
अंगिलवाड़ चालुक्य के शासक मूलराज द्वितीय था, ठीक है ना, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था, मूलराज द्वितीय, ठीक है ना, मूलराज द्वितीय था, ठीक है ना। और उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बना करके भेजा और साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, ठीक है, और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का दूसरा युद्ध था, ये टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य नहीं हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ना, पानीपत का दूसरा युद्ध ये किसके मध्य हुआ था बताइए। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और किसके द्वारा, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के द्वारा, हेमू के साथ अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। तो ये सही नहीं दिया गया, बाकी आप देख सकते हैं ये सब सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था, और भी बीपीएससी का प्रश्न है। तो ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर नामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तबकात अकबरी। अच्छा अकबर नामा जो है यहाँ पर किसकी है, अबुल फजल की है, और तबकात अकबरी किसकी है ये आपसे पूछा गया है। तो तबकात अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद की है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, किसने, नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास में। तो ये कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना, ये तुलुप वंश के शासक थे, ये किस वंश के थे, तुलुप वंश के थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक इनको माना जाता है, और कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर, ठीक है ना, इनकी माता का नाम है नागालंबा, इन्हीं के नाम पर जो है विजयनगर के पास इन्होंने जो है आपका नागरपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है, तो कृष्णदेव राय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, द्वार समुद्र बताइए, मलिक काफूर को नियुक्त किया था। और द्वार समुद्र की राजधानी होयसल थी, कहाँ पर थी, होयसल थी, होयसल यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, मलिक काफूर को नियुक्त किया था इसने, ठीक है। और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र, तो ये होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको। और वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय इसी मलिक काफूर को जाता है। चलिए किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। तो ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और यह आया था किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसकी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में जो रहला है, अरबी भाषा में लिखा है रहला इसमें, उसी में जो है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिणी बनता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है, और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, और यहाँ तक कि उन्होंने जो आपके ये शेख थे, शेख के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से प्रयत्न किया था, किंतु उस शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, तो वो अजोधन चले गए। और इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और नहीं इनकार किया था। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी, तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है ना। और उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर और वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। देखिए 12 मासा की रचना किसने किया है, तो फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है 12 मासा की रचना, ठीक है। पद्मावत अखरावट, ठीक है ना, आखिरी कलाम इन्हीं की रचना है, ये भी आप जान लीजिए, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपको याद होगा 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर जीत गया था, और भारत में मुगल सत्ता की इसने नींव रखी थी। और ये जो तुगलमा प्रथा था इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से जो है कम थी, फिर भी उसने कुशल सैन्य नीति के चलते विश्व श्री अपने वर्ण किया था, उसने जीत दर्ज किया था। और इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वो अनुभवी व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था, वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तुजुके बाबरी, तो देखिए तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, तुजुके बाबरी को, और ठीक है ना, याद रखिएगा तुर्की भाषा में। चलिए यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने, तो 1532 में इसने किया था, ठीक है। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसका अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंदर पर आक्रमण किया, और 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो फ्रेंड्स ये हाजी बेगम ने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था, हाजी बेगम ने करवाया था अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में, ठीक है ना, दीन पनाह जिसको कहा जाता है। चलिए और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, ठीक है, यानी कि यह ईरानी वास्तुकार था मीरक मिर्जा गियास, इसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका हाजी बेगम हो जाएगा। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने किया है, तो आपको पता है गुलबदन बेगम ने। चलिए उसके बाद देखिएगा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं, तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, बताइए। तो सबसे पहले होता है कौन सा युद्ध, तो सबसे पहले होता है आपका देवरा का युद्ध, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है, देवरा का युद्ध होता है 1532 में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद होता है आपका कन्नौज का युद्ध, कब, तो 1540 में, बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है इसको, और सरहिंद का युद्ध होता है आखिरी में 1555 में। तो ये क्रम आपका सही दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, हजरत आला की उपाधि, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना, हजरत आला की उपाधि धारण किया था, क्लियर। चलिए और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था, तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। चलिए शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी का बार बार पूछा जाता है, तो सासाराम में। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, तो फ्रेंड्स ये हकीम खान थे, ठीक है ना, हकीम खान थे, ठीक है। और मुगल सेनापति मान सिंह और असफ खान थे, ठीक है, हकीम सिंह। और हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था हकीम खान थे, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, इसमें अकबर जीत गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ठीक है, ये सब समाप्त किया था अकबर ने, किसने, अकबर ने, ठीक है ना, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो यहाँ पर अकबर राइट आंसर होगा। देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो फ्रेंड्स ये मिला लिया था 1576 में, ठीक है ना, 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर के दाऊद को पूर्णतः पराजित कर लिया, और इस प्रकार से 1576 में बंगाल और बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिल गए थे। 1576 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ये हुआ था सन 1600 ईस्वी में, और उसमें अकबर का शासन था, तो अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स अबुल फजल है, ठीक है ना, अबुल फजल है, ये आपको ध्यान भी होगा, अबुल फजल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था। चलिए
नूरजहां ने बनवाया था। और ध्यान रखिएगा यह आगरा में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है और एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है यह, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी यानी कि पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राचीनकारी है पित्रादुरा, ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर के फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और आपको ज्ञात होगा कि भारत में पित्रादुरा नामक एक जड़ाऊ कार्य जो है सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, जो भी मैंने बताया था। और नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था, मैंने अभी आपको तुरंत बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मध्यकाल में बटाई शब्द जो था इसका अर्थ क्या था। बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था, तो बटाई जो था एक तरह का लगान निर्धारण का एक तरीका था, ठीक है ना। बटाई एक तरह का लगान निर्धारण का एक तरीका था। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो फ्रेंड्स ये अकबर ने बनवाए थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। दस्ताने अमीर हमजा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका अब्दुल समद थे, अब्दुल समद, और यहाँ पर देखिएगा मीर सैयद अली, इन दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हुआ था क्या कि बदाऊनी और शाहनवाज खान के अनुसार ये जो आपका दस्ताने अमीर हमजा था, ठीक है ना, इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो इन दोनों का नाम होना चाहिए। चलिए देखिए यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ था अकबर के समय में, ठीक है ना, अकबर के समय में, ध्यान रखिएगा अकबर के समय में। और दरअसल जो है अकबर के समय दशामन जो थे ये अग्रगण्य चित्रकार थे, ये आपको याद होगा। और जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दसवंत और बसवान, अभी मैंने दसवंत को बता दिया ना, ये किसके समय के थे, तो अब आप इजीली बता दीजिएगा अकबर के समय। बसवान का भी नाम याद रखिएगा। चलिए देखिए मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है, तो ये जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब्ती प्रणाली की उपज थी, जब्ती प्रणाली मतलब किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जब्ती प्रणाली अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अतिरिक्त अकबर के समय में जो है दहसाला आईन दहसाला जैसी भू राजस्व प्रणाली भी प्रचलित थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये विलियम फिंच का है, यह कथन विलियम फिंच का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ठीक है ना, 40 स्तंभित मंजिल। चलिए उसके बाद देखिए कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, तो कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, यहाँ पर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। चलिए दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी, ठीक है ना, दो अस्पा और सिंह अस्पा। तो यहाँ पर देखिए दो अस्पा जहांगीर ने चलाया था। देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो फ्रेंड्स ये क्या था, ईरान के शाह और जो मुगल शासक थे उनके बीच कंधार था, ठीक है ना। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली का इसने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है, तो फ्रेंड्स ए एल श्रीवास्तव ने कहा है, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, तो ये था आपका दारुल इस्लाम, ठीक है ना, दारुल इस्लाम, याद रखिएगा दारुल इस्लाम था। तो यहाँ पर देखिए दारुल इस्लाम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दारुल इस्लाम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, 1666 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, पटना में, ध्यान रखिएगा 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। चलिए और 1708 में इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी, 1708 में। देखिए मुगल प्रशासन में मुहतबिस था क्या, बताइए मुहतबिस था क्या ये, तो फ्रेंड्स ये जो था मुहतबिस एक तरह का लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है ना, एक तरह का लोक आचरण अधिकारी था यह, ठीक है, जो कि इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल शासन में मदद मास इंगित करता है, मदद मास, तो यह एक तरह का जो है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, टैक्स फ्री लैंड था यह, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, अच्छा पहला मुगल शासक पूछता तो कौन होता, शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था, तख्ते ताऊस इसको कहा जाता है। और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है ना। और आपको पता है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और अपने साथ जो है ये तख्ते ताऊस लेकर के चला गया था और कोहिनूर भी लेकर के चला गया ईरान। चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दखल नहीं होने दिया था, तो फ्रेंड्स ये शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे, ठीक है। और पद्मिनी इनकी पत्नी का नाम आपको याद ही होगा। चलिए मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था, मुख्य काजी, तो मुख्य काजी जो था ना ये आपका एक तरह का आपका न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है ना, चीफ जस्टिस इसको बोलते हैं। उसके बाद भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो मैंने आपको बता दिया मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए बाबर था, ठीक है ना। चलिए खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम शासक, तो फ्रेंड्स ये था जियाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जियाउद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। चलिए 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1539 वाला कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अली गौहर का बिहार अभियान किस पर समाप्त हो गया, अली गौहर का, तो फ्रेंड्स 1759 में बिहार पर आक्रमण किया था अली गौहर ने और पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक करवाया था अपना और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा था, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसी के समय जो है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक है, इसकी रचना किस महान संत ने किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया था आपका किसने, दरिया साहब ने, ठीक है, दरिया साहब ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया था, नौरोज की शुरुआत, तो नौरोज जो था ना एक तरह का ये आपका ईरानी त्यौहार था नौरोज, और इसको मनाने की प्रथा का आरंभ बलबन ने किया था, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बलबन ने ही जो है अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था, ठीक है ना, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था, ठीक है ना, तो बलवन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फतवाते आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसको लिखा है ईश्वरदास नागर ने, ठीक है, किसने लिखा है, ईश्वरदास नागर ने लिखा है। चलिए देखिए कथन दिया गया, विचार करना है और फिर कौन सा कथन सही है यहाँ से नीचे से आपको चुन करके बताना है, ठीक है, 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें सही दिया गया है। देखिए भारत में बाबर के आगमन के कारण देखिए उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना तो प्रसिद्ध प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई थी और तोपों की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और सॉरी ऑप्शन 3 और 4 इनका ऑप्शन 1 राइट आंसर ये होगा, 3 और 4 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तैमूरिद राजवंश
ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये सूरत का, देखिए 69 बीपीसी है, सूरत का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना, जिसको कि राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध 1565 में हुआ था, विजयनगर के पतन का कारण इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। पूरे 110 क्वेश्चन इस बुक में घटना चक्र 2024 70वीं बीपीएससी के लिए मेडिवल हिस्ट्री में। तो मैंने पूरे प्रश्न आपको कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया। 70 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए घटना चक्र बुक से एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप अवश्य सुनेंगे। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। और ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेहरगढ़ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत के इतिहास, इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको साइंस वाले सेक्शन में मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स कवर करा दिया है, एक केमिस्ट्री बाकी रह रहा है। साथ ही साथ देखिए बिहार स्पेशल में मैंने आपको बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उसे प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। सामान्यतः शब्द लगा हुआ है। देखिए हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो पैर से चालित चाक होता था, जो चाक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरा जो चित्रित मृदभांड थे, ठीक है ना। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का जो है रूप ग्रहण कर लेती थी, ठीक है। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यहाँ पर लाल रंग की पुताई की जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये कई बार रिपीट भी हुआ होगा प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये आदि ऐतिहासिक काल है, ठीक है ना, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है ये नगर नियोजन को माना जाता है। किसको माना जाता है, नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के जो है अनुसार, योजना के आधार पर बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, ठीक है, इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये नगर नियोजन है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये लोथल को जाना जाता है, लोथल को जाना जाता है, ठीक है ना। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये पतन नगर भी है सिंधु घाटी सभ्यता का और ये भोगवा नदी के तट पर है लोथल, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा, लोथल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा इसमें से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो फ्रेंड्स ये लोथल है और लोथल कहां पर है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये भोगवा नदी के तट पर है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए और यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, ठीक है, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में किया गया था। तो यहाँ पर नर्मदा घाटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बताइए। तो देखिए इसमें से हम विकल्प के अनुसार बात करते हैं तो घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्राप्त नहीं थी। इस काल में जो ज्ञात पशु थे उसमें बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट ये सब थे, ठीक है ना। यहाँ पर घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है यह किस शैली में प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली है इसके तहत बुद्ध एवं बोधि अस्तित्व की जो बहुसंख्यक मूर्तियां हैं वो उनका निर्माण हुआ था, ठीक है। वीएस अग्रवाल के मत के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेन्स वैंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी हुई थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी, गांधार में बनी थी या फिर मथुरा में बनी थी, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। चलिए देखिए कला की गांधार शैली निम्न के समय में फली फूली थी। तो अभी देखिए मैंने अभी बताया था जो गांधार कला शैली है और मथुरा कला शैली है ये कुषाण काल में, ठीक है ना, इनका व्यापक विकास हुआ था। और जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उन्हीं के समय में। तो यहाँ पर देखिए कुषाण राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित किया था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में है। तो देखिए अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है, अशोक का जो
जो 13वां वृहत शिलालेख है उसी से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो चेदी राजा खारवेल थे उनकी आत्मकथात्मक इसमें स्तुति है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में है। ठीक है, तो इसमें से देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख में तो मैंने आपको बताया खारवेल का जो आपकी आत्मकथात्मक स्तुति है, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, इस समय मास्की का अभिलेख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? हल, जो हल खेत जुताई होता था। तो फ्रेंड्स देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। कहाँ से? बनावली से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न के निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना, चलिए घग्गर नदी के किनारे है ये कालीबंगन, राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बताइए इसमें से कौन से नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये आपका वीएस स्मिथ हो जाएगा, वीएस स्मिथ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वीएस स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, वीएस स्मिथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे, इसलिए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है यहाँ पर आपको। ठीक है ना, और नीचे कूट दिया गया, यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको नवपाषाणकालीन स्तर दिया गया और इन नवपाषाणकालीन स्तरों से जुड़े हुए स्थान दिया गया है। चलिए अब देखिएगा उतनूर। तो फ्रेंड्स ये आपका उतनूर जो होगा ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है ना, चिरांद, चिरांद, चिचर ये सब आपने पढ़ा हुआ है बिहार से। ठीक है, उसके बाद देखिए गुफकराल, तो गुफकराल आपका हो जाएगा कश्मीर, और पयम्पली तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका 3 4 2 1। ठीक है ना, ऑप्शन में देखिए 3 4 2 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना महाजनपद है और उनकी राजधानियां दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, जो पहले आपको आता है ना महाजनपद की राजधानी वो पहले मिला लीजिए। तो मुझे निश्चित रूप से आपको पता होगा कि अंग की राजधानी आपको चंपा याद होगा। तो देखिए बी का 3, बी का 3, तो आप देख सकते हैं बी का 3 यहाँ पर 2 जगह दिया गया है। उसके बाद आप आसानी से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा। देखिए आपका मल का कहाँ हो जाएगा? मल का कुशीनगर या कुशीनगर था। ठीक है ना, ये आपको याद होगा। अंग का चंपा था, गंधार का आपको कहाँ पर था? तक्षशिला था, और वत्स का कौशाम्बी था। तो अब इसको मिला लीजिए आप। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं की, जिसको कि दसराज युद्ध कहा जाता है। इसको दसराग युद्ध भी कहा जाता है, दसराग युद्ध। ठीक है ना, इस तरह से याद रखिएगा, दसराग युद्ध भी इसको कहा जाता है, 10 राजाओं का युद्ध। ये हुआ था आपको रावी नदी के तट पर, और ये पुरुषनी नदी है। ठीक है ना, प्राचीन नाम इसका पुरुषनी नाम है और वर्तमान में इसको रावी कहा जाता है। ये रावी नदी के तट पर हुआ था, पुरुषनी नदी के तट पर, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो फ्रेंड्स ये राजधानी राजगृह थी। प्रारंभिक राजधानी जो थी ये गिरिब्रज या राजगृह थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है ये कब शुरू हुआ? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निर्धारित नहीं है, कोई भी निश्चित डेट नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो गंगा की दक्षिण क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको मगध कहा जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, और देखिए जो तक्षशिला है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, तक्षशिला। ठीक है ना, चोल जो था ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था, और अनर्थ जो था ये महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिककालीन एक साम्राज्य था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया था प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जबकि ऑप्शन में मगध नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो देखिए ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है ना, ये गुजरात में गिरनार पर्वत पर जो है ये प्राप्त हुआ है, और ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण यह संस्कृत भाषा का यह अब तक का प्राप्त सभी अभिलेखों में जो संस्कृत भाषा का अभिलेख उनमें सर्वाधिक प्राचीन है ये, और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध की पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है रुद्रदामन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, दशावतार मंदिर है जो आपको पता है वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है ना, इतना तो आपको पता है, क्लियर। और वहीं इलाहाबाद का जो प्रयागराज के गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर है वो भी गुप्तकालीन है, तो गुप्त कला यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए 59वीं बीपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, टोटल 10 मंडल हैं, और जो नवा मंडल है उसमें नवा मंडल सोम को समर्पित किया गया है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ठीक है, टोटल 10 मंडल है, 10वां मंडल है, 10 मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, ये फिलहाल 9 मंडल होगा। चलिए ऋग्वेद संहिता का 9 मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये सोम को समर्पित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न रिपीट होता है, बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए घटना चक्र का सभी सब्जेक्ट आप बीपीएससी के लिए देख लीजिए, 70वीं बीपीएससी के लिए। चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखित है, ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऋग्वेद ध्यान रखिएगा इसका रचनाकार विश्वामित्र है, और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, 3rd मंडल में है, तीसरे मंडल में है। चलिए उसको देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये कौन सा दर्शन है? तो ये वैशेषिक दर्शन है, याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन। और महर्षि कनाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक है, कौन? महर्षि कनाद। ठीक है, महर्षि कनाद। चलिए सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, अच्छा न्याय के कौन है? न्याय के आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है ना, न्याय दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देख सकते हैं प्रश्न 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना, कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यहाँ पर दिया भी गया, मैंने आपको बताया भी था, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये इनके दामाद थे, और जमाली इनके दामाद हैं, ये प्रथम शिष्य थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है वो इसमें से कौन सा कहलाता है? तो फ्रेंड्स देखिए 14 वर्ष प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, 14 पूर्व, ठीक है ना, 14 वर्ष नहीं 14 पूर्व, यह सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे और यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है, 14 पूर्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और देखिए महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। तो फ्रेंड्स यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, हीनयान को, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा और पहला उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा और पहला उपदेश इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुशीनगर में हुई थी, आपको भी पता है, ठीक है, कुशीनगर में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? 3 पिटक है, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, और ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, तो यहाँ पर बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सटीक ज्ञान जिसको कि सम्यक ज्ञान बोलते हैं, सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची आस्था और सम्यक चरित्र यानी कि सटीक क्रिया, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है, जैन धर्म होगा इसका आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, सिमिलर नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आत्मदमन है। देखिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था और वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया है, तो आत्मदमन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कहीं 5वां पीढ़ी बताया गया और कहीं छठा पीढ़ी भी इसको बताया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं इसको 5वां पीढ़ी भी बताया गया और कहीं इसको छठा पीढ़ी भी बताया गया है। चलिए और कभी हुआ था क्या कि जो विवाद आया था बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया था इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने आश्रय गृह के रूप में? तो फ्रेंड्स देखिए मौर्य काल में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था और अशोक और उनके पुत्र जो दशरथ थे उन्हीं के समय बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके आजीवक संप्रदाय के जो थे उनके लिए आवास बनाए गए थे, ठीक है ना, और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार, ये सभी गुफाएं जो है प्रसिद्ध थी आजीवकों के लिए। चलिए देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके मखली गोशाल थे, ठीक है ना, मखली गोशाल थे, ध्यान रखिएगा। मखली गोसाल प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है पाटलिपुत्र के उदय ने किया था, आपको भी याद होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो ये उदय था, राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। चलिए अजातशत्रु का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयन किया गया था? देखिए प्रश्न बार बार घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना, तो प्रश्न रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? देखिए 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए सूची से मिलान करना, आपको ताम्रपाषाण युगीन स्थल दिया गया और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल की नदियां दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आहार जो होगा, आहार ये आपका हो जाएगा, आहार कहाँ पे? तो फ्रेंड्स ये आपका काली सिंध हो जाएगा, काय था, तो एक मिनट रुक जाइए, नहीं ये आपका हो जाएगा आहार बनास, काय था आपका हो जाएगा काली सिंध, उसके बाद ये आपका हो जाएगा ताप्ती और मालवा नर्मदा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, मैं लगाता हूँ 4 3 1 2, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? 2 जैन संगतियां आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। देखिए पहला जैन संगति पूछा गया है, इसका आयोजन हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है ना, अजातशत्रु के समय में हुआ था, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लिच्छवियों के द्वारा जो है वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बार बार पूछा जाता है, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, दोनों नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार के जो चिकित्सक थे ये जीवक थे, ठीक है, जीवक। जब बिंबिसार ने जो है उनके दोस्त थे अवंती के नरेश चंड प्रधोत, जब ये बीमार हो गए थे पांडु रोग से, तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए, उनके उपचार करने के लिए। चलिए देखिए अजातशत्रु के वंश का नाम बताइए। तो अजातशत्रु बताइए, हरेंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो आपका हरेंक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया था और फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है, हरेंक वंश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे किया है? तो देखिए फ्रेंड्स विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स ने। चलिए उसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिंसप जो था ये 1837 में जेम्स प्रिंसप ये अंग्रेज विद्वान था, इसने अशोक का जो शिलालेख था ब्राह्मी लिपि का उसको पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसप राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कालिदास ने कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कुमार संभवम में तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो है कार्तिकेय, ठीक है ना, उन्हीं की कहानी, उनके जन्म की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज इंडिका, आपको भी पता होगा, इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकट का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए पुस्तक और लेखक का नाम यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए बृहत संहिता हो जाएगा आपका बराहमिहिर, ठीक है। उसके बाद मूसिका मसा जो है ये आपका हो जाएगा अतुला, याद रखिएगा फ्रेंड्स। राजतरंगी तो आपको याद ही है, कलहन और विक्रम देवचरित ये आपको बिलहन याद होगा, तो ये वाला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप मिला लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इंडिका का लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ठीक है, इंडिका। और इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। चलिए मेगास्थनीज दूत था, तो मैंने बताया भी था सेल्यूकस निकट का। चलिए उसके बाद देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये गुजरात में है, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख में।
चलिए उसके बाद देखिए कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये बनाया है किसने, तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें, मतलब मिलान करना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, पाणिनि का बताइए अष्टाध्यायी है, कमंडक का फटाफट बताइए नीतिसार है और कालिदास का कुमार संभव है। ठीक है ना, तो इसको मिलाइए, बहुत ही आसान है आपका 2 1 4 3 होना चाहिए आंसर। कौन सा आंसर रखा है, ऑप्शन नंबर 2 1 4 3। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये राजा कलिंग नरेश खारवेल थे। ठीक है ना, कलिंग का सीधी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे और ये जो उड़ीसा प्रांत का भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, वहीं के हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें उसका एक विभिन्न तिथि का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में है। चलिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये आपके चेदी वंश से थे और चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इसीलिए चेदी वंश से तो थे लेकिन इस वंश का जो संस्थापक था ना उसका नाम था महामेघवाहन, इसलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों होना चाहिए था। ठीक है ना, एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्यंत्र बजाता था, तो ये बीना बजाता था। इसके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था, तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह स्कंदगुप्त था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह से परास्त हुए थे। स्कंदगुप्त करेक्ट आंसर होगा। चलिए किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था, अपराहत कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को, तो बिना जुती हुई जो जंगली भूमि थी उसी भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, एक टर्म है अपराहत, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का, गुप्तकाल से संबंधित है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए चीनी यात्री सुंगयुन जो है इसने भारत की यात्रा कब किया था, सुंगयुन भारत की यात्रा कब किया था, तो ये 518 में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां कलेक्ट किया था, एकत्रित किया था। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसेन। कौन आया था, हेनसेन आया था, आपको भी याद होगा। चलिए हेनसेन आया था, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है ना, राजतरंगिणी याद होगा आपको, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, चलिए और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। उदंतपुर जो है ये आपके कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था, तो यहाँ पर देखिए बिहार राइट आंसर हो जाएगा उदंतपुर। चलिए उसके बाद देखिए कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। ठीक है ना, नान्यदेव। अच्छा कर्नाटक वंश जो था इसको मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, कर्नाटक वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, मिथिला। ठीक है ना, और कर्नाटक वंश की राजधानी जो थी ये सिमरावगढ़ थी, याद रखिएगा। अंतिम शासक हरिसिंह देव थे, अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। ठीक है, और संस्थापक नान्यदेव थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया हरिसिंह देव थे। ठीक है, चलिए हरिसिंह देव। उसके बाद देखिएगा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, किस काल में, तो ये हुआ था आपके धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है ना, धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एकत्रित समाज में अनेक जातियां थी, जैसे कि अम्बष्ट उग्र निषाद मागध वैदेहक ये सब बहुत सारे थे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर धर्मशास्त्र के समय में देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी, तो कनिष्क के समय में बौद्ध सभा जो था आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगति थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था, देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, तो ये कनिष्क था। ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ था कश्मीर में। चलिए आजाद के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था, पहला आजाद के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में हुआ था और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। तो पहला जो है ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, आजाद के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। चलिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कौन बताइए, महाकश्यप थे। ठीक है ना, महाकश्यप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये राजगीर में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया भी था अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है, मिलान करना आपको। देखिए जन्म जो है ये किसका प्रतीक, जन्म इनका हुआ था कहाँ पर, जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था कहाँ पर, सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, नेपाल में पड़ता है ये। चलिए बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो गौतम बुद्ध को हुई थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। दरअसल जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसके बाद ये हीनयान और महायान में 2 भाग में विभाजित हो गया था और महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, तो ये कनिष्क हो जाएगा। चलिए ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये वैशाली में थी। ठीक है ना, लिच्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए वैशाली में लिच्छियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ये आपका मगध था। क्लियर। चलिए मगध की राजधानी हमने बताया भी था, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रत या राजगीर थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है नालंदा विश्वविद्यालय, तो फ्रेंड्स ये देखिए नालंदा कुमारगुप्त ने किया था, आपको भी याद होगा, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसेंग भी यहाँ पर आया हुआ था बौद्ध धर्म दर्शन की अध्ययन करने के लिए। देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए ये लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण है, मतलब आर है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। कथन करा कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो चुका था और कारण करा कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। बताइए कौन सा इसमें से सही दिया गया है। देखिए दोनों है, ए और आर दोनों ही सही, ए और आर दोनों सही दिया गया है, परंतु ये आर जो है ना आर ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है,
इसका व्याख्या ये नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए नालंदा महाविहार जो है ना, ये विख्यात बौद्ध पीठ और एक विश्वविद्यालय था और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट में स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणकारी के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया था। तो ऐसा नहीं कि इनको प्रश्न नहीं मिला था। चलिए तो यहाँ पर आपका बी होगा, दोनों या सही है, परंतु आर जो है ये एक ही व्याख्या नहीं करता है। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो फ्रेंड्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिर और पाटलिपुत्र भी थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मगध की प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी पूछते था तब ये आंसर होता। लेकिन देखिए मगध की राजधानी तो गिरिब्रज भी रहा था और पाटलिपुत्र भी रहा था निश्चित रूप से, ठीक है ना। उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की और मगध की राजधानी बनाया था, ठीक ठीक याद करिए, था ना। तो अभी के संदर्भ में अगर हम एक से अधिक ऑप्शन होता ना तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर इसका लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन राजधानी जो थी मगध की प्रथम राजधानी जो थी ये कौन सी थी? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि गिरिब्रज या राजगिर थी, ठीक है ना। कोई नहीं राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था? नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये विशाखदत्त, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आपको याद होगा। विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस याद रखिए किसकी है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण या कुलहीन भी कहा गया है मुद्रा राक्षस में, तो ये आपको विशाखदत्त का है। चलिए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन से है? तो अभी मैंने आपको बताया था विशाखदत्त है। चलिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन जो था ये धनानंद था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चलिए नंद वंश का शासक था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य था, यहाँ पर देखिए शब्द मुख्यता लगा हुआ, मुख्यता बना हुआ था किसका? तो मुख्यता ये बना हुआ था लकड़ी का, ठीक है ना, लकड़ी का यह भव्य राजप्रसाद बना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग जो है यह अजंता में स्थित है, अजंता में स्थित है, याद रखिएगा अजंता में स्थित है। चलिए अजंता की गुफा आपको याद होगा महाराष्ट्र में है। देखिएगा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और आपको इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है गलत कथन चुनकर इसमें से बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से गलत कथन ये बिहार के वर्तमान बांका में है, नहीं विक्रमशिला जो है ना ये बांका में थोड़ी पड़ता है, विक्रमशिला जो है ये बांका में नहीं पड़ता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत दिया गया है, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका पहला। इसके स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने विक्रमशिला के स्थापना धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया, बाकी तीसरा चौथा सही, पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा, ठीक है ना, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, देखिए फिर से पूछा गया है, ये प्रश्न रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह कौन सा अभिलेख है? तो फ्रेंड्स ये रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन का ये जूनागढ़ का अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां पर सुदर्शन झील बनवाया था, तो ये रुद्रदामन है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसमें से आप देख सकते हैं अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका इसमें से नहीं था, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान बिहार कलिंग ये सब था। देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध और श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए इन्होंने भेजा था संघमित्रा को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और ये तीसरा बौद्ध सभा था जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है, ठीक है ना, प्राकृत भाषा है, तो यहाँ पर प्राकृत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। तो यह लिपि जो है ये खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि है, ठीक है ना, जो आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप इन सबको दिया जाता है, कनिंघम इन सबको दिया जाता है। चलिए और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। देखिए अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म यानी कि धर्म का मूल संदेश क्या है? तो देखिए ये अशोक का धर्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीन में बहुकायाने दया दाने सच्चे सोचे माधवी साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धर्म के मूल संदेश शांति और अहिंसा ही सबसे बड़ा जो है इसमें मूल मंत्र है, एक सही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। चलिए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ है, ठीक है ना, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है ना, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, ठीक है ना, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी, तथा बात करें तो एक देवनाम प्रियदर्शी भी है और एक देवनाम प्रिय भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रियदर्शी दिया गया है। चलिए अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के दिल्ली टुकड़ा अभिलेख को पढ़ने में इसको सफलता मिली थी, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक नीति है इसमें मूलतः, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है कौटिल्य ने। चलिए चाणक्य, वानवट सॉरी विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर आंसर इसका ई होगा, एक से अधिक। देखिए मैंने बताया था जो अर्थशास्त्र है ये इसमें जो है फ्रेंड्स विदेश नीति की भी व्याख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में इसमें से जो है ये कौन सा मंदिर है? तो ये आपका एकाम्बरेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, ये मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये देवादिदेव महादेव जी को समर्पित है ये मंदिर, और पल्लव जो शासक थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है आपने पढ़ा भी है, ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फयान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में था, नहीं फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेंसवांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया था, नहीं ये आया था आपके किसके समय में? हेंसवांग, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन सा सही है? तो न तो एक है और न तो दो है, ऊपर में से कोई नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी मैंने बताया था फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और हेंसवांग आया था आपके हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है?
तो फ्रेंड्स ये 7 श्रेणी है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ठीक है ना। तो ये 7 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये क्या गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, जैसा भी हमने प्रश्न को करा भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, किस युग में किया गया, मतलब कौन सा इसमें से सही दिया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो मतविलास प्रहसन है ये महेंद्र वर्मन प्रथम का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही दिया गया। देखिए कृष्णदेव राय जी की जो है, कृष्णदेव राय की, ये आपका अमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय की है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है ये राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं सम्रांगन सूत्रधार, ये आपका राजा भोज का है, ये भोजदेव का है, ठीक है ना, ये परमार वंश के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मानसोल्लास जो है ये किसकी रचना है, तो मानसोल्लास जो ये सोमेश्वर तृतीय की रचना है, सोमेश्वर तृतीय, यहाँ पर सोमेश्वर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है, तो इसको एक अज्ञात जो है व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यह आपका मेगास्थनीज का इंडिका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र के किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो ये उदय ने बनाया था, ठीक है ना। तो उदय ने बनाया था, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो उदय ने बनाया था, उदय ने बनाया था। तो उदय तो विकल्प में दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो इसमें से हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला तो शासक इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, वैसे उदय भी याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी है इससे पहले। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो किया था, ये किया था आपको भीम कटफिशस ने। ये कुषाण वंश का जो है शासक था भीम कटफिशस, और आपको पता है कुषाण शासकों के द्वारा ही व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया गया था भारतीय उपमहाद्वीप में, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन में। चलिए, तो ये भीम कटफिशस हो जाएगा। चलिए, प्रद्योत कहाँ के राजा था, प्रद्योत जो थे ये अवंती के राजा थे, कहाँ के, बुद्ध के समय की बात है, बुद्ध के समय अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे, ठीक है। और जब ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य थे जीवक, उनको इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। देखिए, हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो तोरमान जो था ये पराजित किया था प्रकाश वर्मन के द्वारा, ठीक है ना, प्रकाश वर्मन के द्वारा। प्रकाश वर्मन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में पड़ता है, और ये आपको चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण जो है उल्लिखित है, बताइए राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका है कि भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख जो है, भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है, ठीक है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक जो सेनापति है उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है राज किया था, शुंग के बाद कौन सा वंश आया था, तो देखिए जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था, और देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने पराजित करके मतलब सर्जन से मार करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिए कर्ण वंश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से हमने कई दफा इसको डिस्कस भी कर लिया है। चलिए, देखिए किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, तो ये शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना था, लेकिन रामगुप्त का जो भाई था, छोटा भाई इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी ने उसको पराजित किया था, और उसके बाद ये राजा बना, और ये रामगुप्त की पत्नी जो थी उनसे विवाह भी कर लिया था, ध्रुव देवी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, नगरों का क्रमिक पतन जो है ये किस काल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये गुप्त काल की है, ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त काल की। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये व्यापार जो होता था ना उत्तर भारत के साथ, जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा इन देशों में होता था, ठीक है। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदर था भड़ौच, भृगु कच्छ, ठीक है, जहाँ से पश्चिम में व्यापार होता था। और एक ताम्रलिप्ति जो था उत्तर भारत के साथ व्यापार होता था, और जो भड़ौच था या भृगु कच्छ, यहाँ पर भड़ौच देख सकते हैं, यहाँ पर ताम्रलिप्ति दोनों दिया गया था। एक साथ राइट आंसर होगा उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। एक मिनट रुकिए, तो गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग होता था, ठीक है। वो पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच, उसके अलावा एक कल्याण और कैम्बे भी था, कल्याण और कैम्बे, यहाँ पर कल्याण भी दिया गया और कैम्बे भी दिया गया। तो ये कल्याण और कैम्बे जो था ये उत्तर भारतीय व्यापार होता था, कल्याण कैम्बे, ठीक है ना। और यहाँ पर ताम्रलिप्ति दिया गया है। चलिए, एक सही आंसर हो जाएगा किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा ग्राम जो है ब्राह्मणों को और मंदिरों को ये दान में दिए थे, ये कौन थे, ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है ना, गुप्त वंश के शासक थे, याद रखिएगा गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो फ्रेंड्स ये दर थी उपज का 1/6 भाग, ठीक है ना, उपज का 6वां भाग। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है, तो भागवत अर्थात वैष्णव धर्म की बात किया जा रहा है, और ये आपके गुप्त वंश के समय चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त वंश के राजाओं का जो वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त काल के राजाओं के काल में हुआ था, और आपने देखा होगा कि उनका जो राज्य चिन्ह था वो शायद गरुड़ था, ठीक है ना, और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, ये आपको पता भी है। तो चलिए, ये आपका गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या किया था, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है, सुश्रुत एक सुश्रुत हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और इसमें से नाम है, इसमें देखिए अब सोमिला जो है ये नाटककार है, ठीक है, सोमिला जो है ये क्या है, गुप्तकालीन नाटककार है। उसके बाद देखिए शूद्रक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए शूद्रक भी दिया गया है, शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार है, सोमिला भी नाटककार है, और एक सौनक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, एक सौनक दिया गया, ये ऋग्वेदकालीन ऋषि थे, ठीक है ना। और इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुप्तकालीन पूछ रहा है। तो ये आपके सुश्रुत जो है गुप्तकालीन के समकालीन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई होना चाहिए इसका आंसर, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं इसमें आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था, वर्धन वंश की स्थापना जो है किसने किया था, देखिए वानभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, इसके अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में किया था, और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए चीनी यात्री हेंसवेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा में किया था, ठीक है, नालंदा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हेंसवेंग की भारत में यात्रा किसमें सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो मथुरा था। मथुरा उस समय एक औद्योगिक नगरी थी, ठीक है, तो मथुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवि वान जो थे, वानभट्ट की बात किया जाए किस कहाँ के निवासी थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग
तो चीनी यात्री था इत्सिंग, और ये 671 या 72 में जो है यह अपने 37 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से इसने जो है भारत आया था, ठीक है ना। और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन किया था। 693-94 में लगभग सुमात्रा होते हुए यह चीन लौट गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का भ्रमण किया था, तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था 675 से 685 तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आपके कुमार गुप्त थे, ठीक है, और विक्रमशिला के धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक थे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जावा सुमात्रा से इनका संपर्क था, ठीक है ना। जावा सुमात्रा के एक शासक थे शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र, उन्हीं के अनुरोध पर जो है उसने उनको जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया गया था, ठीक है ना। ये दिया था देवपाल ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्ण भूमि का वह शासक कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना और उसका रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए जो है प्रार्थना किया था। तो अभी मैंने बताया था ये बालपुत्र देव थे, ठीक है ना। शैलेंद्र वंशी थे ये बालपुत्र देव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल शासक थे, ठीक है ना, चंदेल वंश के जो शासक थे। और यहाँ के जो मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। अच्छा, संगम साहित्य में देखिएगा तो आपका किसका उल्लेख नहीं है, तो संगम साहित्य में जो आपका चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है, कदम नहीं है, ठीक है। चलिए संगम युग में उरायूर जो था ये किसके लिए विख्यात था। उरायूर जो था ये किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर, ठीक है, उरायूर था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर ये उरायूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और यह कारी और वाराणा नामों से प्रसिद्ध था, ठीक है ना। संगम युग में उरायूर कपास और सूती वस्त्र का एक बहुत बड़ा केंद्र था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, यहाँ पर लेखक बना लीजिए। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि हैं चंद्रवरदाई, ठीक है। चलिए पृथ्वीराज रासो नाम पुस्तक किसने लिखा है, तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स स्वप्न वासवदाता के लेखक जो है ये भास है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम जो है ये किसकी रचना है, किरातार्जुनीय, तो ये भारवी की रचना है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो फ्रेंड्स ये आपका मिलिंदपनो है। पाली भाषा में है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया मिलिंदपनो। इसमें नागसेन और मेनांडर के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन है, इसमें किसी भी व्यापारिक मार्ग का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए उसके बाद देखिए हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। चलिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। कौन था, विजयालय था, क्लियर, याद रखिएगा। जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, तंजौर इनकी राजधानी थी। चलिए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इनका जो चोल काल का जो आपका जो स्थायी व्यवस्था, जो स्थायी स्वशासन व्यवस्था था ना, इनका जो आपका विलेज असेंबली ग्राम पंचायत, इसके लिए काफी फेमस थे, ठीक है। चलिए कौन सा देखिए मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो अभी हमने कवर किया चोल वंश था। प्रश्न रिपीट हो रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो देखिए जो आकर्षक द्वार थे इनको कहा जाता था गोपुरम, ठीक है ना। पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में द्रविड़ शैली जो है ये पनपी थी, और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म का। चलिए अजात शत्रु किस वंश का था, ये पूछा गया, अजात शत्रु के डायनेस्टी का नाम, तो ये हरिंक वंश का था, बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु, ठीक है। चलिए उसके बाद वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स ये आपके अलार कलाम और रामपुत्र हैं, ठीक है ना, रुद्रक रामपुत्र। तो ये अलार कलाम ये आपके गुरु हैं इनके। चलिए उसके बाद अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस राज्य में सहायता करता था, अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था। और एक अष्टदिग्गज है, अष्टदिग्गज जो कि आपके 8 जो तेलुगु साहित्य के विद्वान हैं, ठीक है ना, ये कृष्णदेव राय के संबंधित हैं, अष्टदिग्गज। चलिए उसके बाद अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान किसकी मंत्री परिषद थी, तो ये शिवाजी की मराठा प्रशासन में। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहदत्त था। इसी की हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने और मगध पर शुंग वंश का स्थापना किया था। मौर्य के बाद शुंग आए थे, शुंग के बाद कन्नव आ गए, ठीक है ना। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये बृहदत्त था। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है रिपीट करके। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि केवल प्राप्त किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये आपका है जाम्बिक ग्राम में, ठीक है ना, जाम्बिक ग्राम में। चलिए ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया, तो अंग की राजधानी चंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहन की राजतरंगिणी है ना, ये मेगास्थनीज की है। चलिए अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा, ठीक है ना, सातवाहन वंश जो थे इन्हीं के द्वारा। चलिए उसके बाद अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है, तो फ्रेंड्स ये रोमिला थापर, ठीक है ना। उनका मत था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है, रोमिला थापर। चलिए प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो इलाहाबाद प्रशस्ति के संबंधित है किससे, तो समुद्रगुप्त से, और इसको लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है बराबुदूर, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, भारत जावा कला का, ठीक है ना, भारत जावा कला का। और ये बराबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, भारत जावा कला का। चलिए देखिएगा कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, हरिंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और ये 15 वर्ष की उम्र में जो है मगध की गद्दी संभाली थी इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपके चेदी वंश के शासक खारवेल के द्वारा। खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला पर स्थित गोरखगिरी को विजित किया, ठीक है ना। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से संबंधित है, और यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए इसको देखिएगा कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास तो ये कर्नाटक वंश के शासक थे, राजधानी सिमरावती, और इन्हें मिथिला का स्वर्णिम कहा जाता है कर्नाटक वंश के शासनकाल को। तो मैंने आपको बताया था, नान्यदेव इसके संस्थापक हैं और हरिसिंह देव आखिरी शासक हैं। चलिए मिलान करना है यहाँ पर। देखिए चरक का आपका क्या हो जाएगा, चरक जो थे ये क्या थे, एक आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि चरक संबंधित थे चिकित्सा से, ठीक है, चरक संहिता इनकी है। अच्छा ब्रह्मगुप्त क्या थे, एक गणितज्ञ थे। वराहमिहिर क्या थे, तो एक ज्योतिष थे, ठीक है ना, वराहमिहिर। और विशाखदत्त एक नाटककार है, मुद्रा राक्षस इनकी रचना है। तो राइट आंसर
रास्ता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 1 4 3 दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है। नीति सार जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, ये कमंद की रचना है, ठीक है। चलिए अच्छा, कौटिल्य की रचना जो है क्या है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आखिरी क्वेश्चन है पूरा, मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र 470 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए कवर करा दिया है। देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था। तो फ्रेंड्स ये भेजा था मेघवाहन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज